नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले बात बिश्केक में चल रहे एससीओ समिट की। पीएम ने बैठक में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा और आतंकियों के मददगारों को जिम्मेदार ठहराना होगा। हमारा उद्देश्य अफगान लेड, अफगान ओन एंड अफगान कंट्रोल समावेशी शांति प्रक्रिया के लिए सरकार और अफगानिस्तान के लोगों के प्रयासों का समर्थन करना है। हमें खुशी है कि एससीओ अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप के फर्दर एक्शन का रोड मैप तैयार हुआ है। आर्थिक सहयोग हमारे लोगों के भविष्य का आधार है। एक पक्षपात और संरक्षणवाद ने किसी का भला नहीं किया है। हमें विश्व व्यापार संगठन पर केंद्रित एक नियम आधारित, पारदर्शी, भेदभाव रहित, खुली और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की आवश्यकता है। टी फॉर टेररिज्म फ्री सोसाइटी। पिछले रविवार श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान मैं सेंट एंटनी में के चर्च गया था। वहां मुझे आतंकवाद के उस घिनौने चेहरे का स्मरण हुआ जो हर कहीं कभी भी प्रकट होकर रोज मासूमों की जान लेता है। इस खतरे से निपटने के लिए सभी मानवतावादी ताकतों को अपने अपने संकीर्ण दायरे से निकलकर एकजुट हो जाना चाहिए। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। एससीओ सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए एससीओ रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान का एजेंडा रखेंगे। नीति आयोग की बैठक को लेकर सीएम गहलोत ने अपना प्लान बना लिया है। प्रदेश में हो रही समस्या को सीएम गहलोत नीति आयोग में जोर शोर से रखने जा रहे हैं। राजस्थान में सूखे के हालात, सूखा राहत का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। पानी की कमी से निपटने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बैठक में चर्चा होगी। साथ ही सूखे और पानी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे। बैठक में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी रखे जाएंगे और कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव का एजेंडा भी रखा जा सकता है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आज सचिवालय में राजस्थान कार्यविधि नियमों के संशोधन को लेकर बैठक ली। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों की भी बैठक हुई। 27 जून से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र पर चर्चा हुई। साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में मौजूदा कार्य विभाजन में विसंगति को दूर करने को लेकर मंथन किया गया। चलिए सुनाते हैं मीटिंग के बाद मंत्री जी ने क्या कुछ कहा। सरकार अपनी उपलब्धियों के आधार पर उतरेगी। जो काम हमने किए पिछले सरकार बनने के बाद में, चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, चाहे पेंशन योजना में बढ़ोतरी की बात हो, और भी अनेक 21 फैसले किए हैं गवर्नमेंट ने, और उन फैसलों के आम आदमी की भावना के अनुरूप हमने फैसले किए हैं। विधानसभा में तो हम जाएंगे और उपलब्धियों के साथ जाएंगे। और राइट टू हेल्थ का मेन एजेंडा देखो पाइपलाइन में है और कई दिनों से उस पर काम हो रहा है। काफी कुछ काम हो चुका है। एक बार हमारी तैयारी पूरी होने के बाद ही तो विधानसभा में लेके जाएंगे। जो मेडिकल एजुकेशन के काम हैं या जो मेडिकल डिपार्टमेंट के काम हैं, उनमें थोड़ा सा विसंगति थी, उसको आज ठीक किया है। मामूली चीज थी। जो काम जिसके पास होना चाहिए वो काम किसी और के पास था। अब ये मेमो बन के कैबिनेट में जाएगा, वहाँ से अप्रूव होने के बाद ये हो जाएगा। भाई आयुर्वेद का काम आयुर्वेद वाले करेंगे, मेडिकल एजुकेशन का काम मेडिकल एजुकेशन करेंगे। जयपुर में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। बीजेपी ने राजधानी में 2 जगहों पर आज धरना प्रदर्शन किया। सांगानेर जलदाय विभाग कार्यालय पर स्थानीय विधायक अशोक लाहौटी ने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर प्रदर्शन किया। उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। साथ ही जयपुर शहर बीजेपी की ओर से जल भवन पर धरना देकर ज्ञापन सौंपा गया। उसकी भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, एक दुर्भाग्य का विषय यह है
कि पूरे जयपुर को जो पानी बिसलपुर का मिल रहा है वो सांगानेर में स्टोरेज होकर पूरे जयपुर को दिया जा रहा है। और खुद सांगानेर प्यासा है। सांगानेर की लगभग 500 कॉलोनियों में पीने के पानी का बोरिंग भी नहीं है। बिना बोरिंग के लोग जो है टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। और पहली बार राजस्थान में पीएचडी में बोरिंग में ओटीपी नंबर में इतना भारी करप्शन हो रहा है। ना पानी की केमिकल रिपोर्ट है, ना फिजिकल ग्राउंड सर्वे है, ओटीपी रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी है। आम व्यक्ति को 2 वक्त का पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और व्यक्ति मूलभूत आवश्यकता से दूर होता जा रहा है। आम व्यक्ति को 2 वक्त का पीने का पानी आज मुहैया नहीं हो रहा। लोग 1-1 हजार रुपए में टैंकर खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। आज यहाँ पर स्थायी समाधान निकालने की दिशा में यदि ये बात करेंगे तभी ये धरना खत्म होगा। किसको ये सरकार तय करेगी या यहाँ के प्रतिनिधि तय करेंगे? आज इसी तरह ट्यूबवेल की दिशा कौन सी होगी? आप इंजीनियर तय करेंगे या सरकार का प्रतिनिधि तय करेगा कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ है? वो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहेगा उधर पानी देना है, या वोट मिला है उसको पानी देना है। पानी के विषय को लेकर के राजनीति और उसके टूल आप लोग बन रहे हैं, तो इसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका लेकर के हम सारे आए हैं। एक तो इस विषय को ट्यूबवेल्स की जितनी कमीशनिंग होनी चाहिए थी, लगभग 700 के आसपास आपने ऑर्डर किए थे जनवरी के आसपास, और अभी तक डिगिंग तो हो गई, वो कमीशन 1/3 भी नहीं हुआ। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप सीरियसली देखिए। जून का पूरा महीना लोगों ने तड़फ के निकाले। यहाँ पत्रकार खड़े हैं, एक पत्रकार से अपने पेशे के अलावा पूछ लें। पुलिस के पर्सनल खड़े हैं, इनसे भी पूछ लें। अगर खुद रख करके एक बार वर्दी हटा के बात करें तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें पानी के लिए संकट नहीं। देश भर में डॉक्टर्स के साथ बढ़ रही हिंसात्मक घटनाओं को लेकर प्रदेश में डॉक्टर काला दिवस मना रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर वहां पर काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। राजधानी जयपुर में राजकीय जयपुरी अस्पताल में चिकित्सकों के इस विरोध प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता सचिन शर्मा ने। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। राजस्थान में भी डॉक्टर्स ने इस घटना का विरोध किया है और आज एक दिन का उन्होंने विरोध प्रदर्शन का अपना कार्यक्रम रखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आज काला दिवस मनाया जा रहा है। उसी के तहत यहाँ राजधानी जयपुर में राजकीय जयपुरी अस्पताल में भी डॉक्टर्स ने वहां पर काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जताया है। डॉक्टर साहब, इस समय जो आप लोग वहां पर जो काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी और किस तरह की डिमांड आप लोग रख रहे हैं? सर, हमारी केवल एक ही डिमांड है कि हमारी गवर्नमेंट हमारी सुरक्षा की गारंटी ले। हम 24 घंटे सारे हम मरीजों के लिए सेवा करते हैं, उसके बावजूद हमारे पर कई बार जानलेवा हमला हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और हम सभी ऑल इंडिया फेडरेशन है हमारी गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, उसके आह्वान पर आज प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अजय चौधरी उन्होंने आह्वान किया है, तो इसका काली रिबन बांध के हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मरीजों को तनिक भी कोई कष्ट नहीं होगा। डॉक्टर साहब, अगर बात करें मरीजों को, आपने कहा कष्ट नहीं होगा, तो उसके लिए केवल काली पट्टी बांध करके ही विरोध तक सीमित रहेगा या इसके बाद भी अगर कोई आप लोगों को आगे की रणनीति अपनानी पड़ती है तो वो आप अपनाएंगे? नहीं, अभी इस तरह का कोई आगे से दिशा निर्देश नहीं आए। अभी आज तक यही प्रोग्राम है केवल। मेरे साथ में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक शर्मा, वो भी मेरे साथ में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आप काली पट्टी बांध करके विरोध कर रहे हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है, किस तरह से रोकथाम इस पर लग पाएगी? इसमें प्रॉपर प्रशासन और सरकार द्वारा इस पे लगा डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए पर्याप्त गार्ड की व्यवस्था और प्राप्त सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, ताकि कभी भी किसी रेजिडेंट या डॉक्टर्स के साथ ऐसी घटना होती है तो बाकायदा प्रूफ के साथ ये कहा जा सके कि डॉक्टर्स हमेशा अपने काम करते हुए काम कार्य स्तर पर असुरक्षा महसूस कर रहा है और इसकी वजह से उसमें काम करते हुए भय का माहौल व्यक्त है, तो वो अपना आउटपुट नहीं दे पाता। इसके लिए सरकार और प्रशासन को भी पर्याप्त व्यवस्था ये करनी चाहिए कि उसकी तरफ प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज होके तुरंत उस पे अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और उस पे मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पे नॉन वायलेबल एक्ट है उसके तहत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो। रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ में जो अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ से जुड़े हुए चिकित्सक हैं, वो इसका समर्थन कर रहे हैं और वहां पर काली पट्टी बांध करके आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर्स के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं के विरोध में ये सभी डॉक्टर्स अपना विरोध जताएंगे और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसकी भी मांग रखेंगे। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ सचिन शर्मा, न्यूज 18 जयपुर।
पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद असर राजस्थान के अस्पतालों में भी पड़ा है। चिकित्सकों के साथ बढ़ रही मारपीट की घटनाओं के विरोध में आज सेवारत चिकित्सक संघ के ऐलान पर डूंगरपुर में डॉक्टर्स ने काला दिवस मनाया। डूंगरपुर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। हाल में पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक डॉक्टर के खिलाफ हिंसक वारदात के खिलाफ आईएमए एवं एरिस्टा राजस्थान के साथ मिलकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पूरे दिन काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा सरकार से ये मांग करेंगे कि डॉक्टर्स को कार्यस्थल पर अच्छी सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए और हिंसक व्यक्तियों के खिलाफ जोरदार और सख्त कार्रवाई की जाए। आज विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज कई स्थानों पर रक्तदान शिविर और रक्तदाताओं के सम्मान में कार्यक्रम हुए। समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नियमित रूप से रक्तदान कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान रोडवेज में ऐसे ही एक युवा कर्मचारी पंकज कुमार हैं जो मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए सपत्नी रक्तदान करते हैं। बस आज मनाया जा रहा है। लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता के लिए विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं एक ऐसे युवा जो कि रक्तदान की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज में कर्मचारी पंकज कुमार जो कि अब तक 19 बार से ज्यादा रक्तदान कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से उनमें इसके प्रति जागरूकता आई। पंकज जी, रक्तदान आप कर रहे हैं लगातार, 19 बार से ज्यादा रक्तदान आप कर चुके हैं। यह मुहिम आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? देखिए सर, ये रक्तदान के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, युवाओं में और पूरे भारत देश में अपने ये भ्रांति है कि रक्तदान करने से मेरे में कमजोरी आएगी या किसी भी प्रकार की फिजिकल एबिलिटी आएगी। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि साल में डॉक्टर कहते हैं 4 बार हम आराम से रक्तदान कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम 3 बार तो कर सकते हैं। रक्तदान करने से कभी भी खून में कोई कमी नहीं आती है, शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती है। 24 घंटे में हम आराम से रिकवर कर सकते हैं इसको। साल में कितनी बार कर लेते हैं? मैं अमूमन कम से कम 3 बार करता हूँ और बेसिक कभी किसी को अचानक से ज़रूरत पड़ जाए तो मैं 4 बार भी कर देता हूँ। डॉक्टर के हिसाब से 4 बार कर सकते हैं आप। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से पंकज कुमार इस समाज में रक्तदान करने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से समाज के अन्य लोग भी रक्तदान के महत्व को समझेंगे और विश्व रक्तदाता दिवस पर जो जागरूकता की एक मुहिम चलाने की जो कोशिश हो रही है वह आगे बढ़ेगी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में एनएसएस का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हुआ जिसमें उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे। उन्होंने शिक्षकों और एनएसएस कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में एनएसएस के स्टेट कोऑर्डिनेटर और कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान का ये एकमात्र मूक बधिर महाविद्यालय के लिए बच्चों के लिए चयनित है और यहाँ जो 7 विषय आपने स्वीकृत है, विषय के पद स्वीकृत करवाने की बात कही है। एंटरप्रेन्योर की नियुक्ति की हेतु मापदंड निर्धारित कर नियुक्ति करवाने, स्नातकोत्तर पीजी क्लासेस की बात कही है, नवीन संकाय खोलने की बात कही है, कला वाणिज्य और विज्ञान विषयों में एक वर्ग प्रारंभ करने की बातें कही है। इन तमाम जो आपके द्वारा जो ये मांग पत्र जो बातें आपने बताई है, निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आपकी इन तमाम समस्याओं के और इन मांगों पर गौर करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी की साइट आज तीसरी बार हैक हो गई। जानकारी के मुताबिक किसी पाकिस्तानी हैकर मोहम्मद बिलाल ने इस साइट को हैक किया है। साइट हैक करने के बाद हैकर ने साइट पर पाकिस्तान का झंडा पोस्ट किया है। की साइट पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा अब की बार तीसरी बार हैक की गई है। उससे पूर्व 2 बार हैक की गई। तो पिछली बार जब हैक हुई तो मैं माननीय हमारे जिला कलेक्टर महोदय जी से मिला, पुलिस अधीक्षक जी से मिला और मैंने उनको लिखित में शिकायत भी दी कि बार बार हमारे मत्स्य विद्यालय की साइट हैक हो रही है। उससे हमारे डाटा पाकिस्तानी छात्रों को मतलब चोरी कर रहे हैं पाकिस्तानी। जब जिसका राजा ही सही नहीं हो तो उसकी प्रजा सही कैसे हो सकती है?
सारे प्रशासन के सभी अधिकारी इसी तरह के हैं। इनको यहाँ से हटा के तत्काल नए स्टाफ चेंज किया जाना चाहिए। तीसरी बार ऐसी हरकत होने पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है जिससे कि कड़ी से कड़ी इसकी सख्त कार्रवाई की हो। कलेक्टर के पास भी इसका ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। फर्स्ट स्टेज इसकी हो गई है, DOIT और राजकोम ने वो निकाल कर दे दिया है क्या क्या सिक्योरिटी से संबंधित पॉइंट्स होते हैं उनके। अब उनकी जो प्रक्रिया होती है उसमें सेकंड है हमारे वेबसाइट मैनेजर, वो उसको हम उनको पेमेंट करेंगे और वो उसको उन्होंने शुरू कर दिया है। जो जो उन्होंने कमियां बताई होंगी उनको वो ठीक करेंगे, उनको 8-10 दिन लगेंगे। एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का असर हुआ है। खुली जेलों में जबरन क्वार्टर्स में रह रहे फुल पैरोल वाले कैदियों को दोबारा से जेल में शिफ्ट करने की चेतावनी दी गई है। जेल प्रशासन ने कहा कैदी या तो अपने घर शिफ्ट हो जाएं या उन्हें दोबारा से जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। बता दें न्यूज 18 राजस्थान ने हाल ही में फुल पैरोल वाले कैदियों की दबंगई और जबरन क्वार्टर्स में रहने की खबर दिखाई थी। जब सामने आई तो इसका आकलन किया गया कि ऐसे कितने बंदी हैं जो स्थायी पैरोल होने के बाद भी ओपन कैंप छोड़ के नहीं जा रहे। तो लगभग ये संख्या 30 के आसपास आई कि 30 के आसपास ऐसे बंदी हैं जो स्थायी पैरोल होने के बाद भी ओपन कैंप नहीं छोड़ रहे। तो उनको चेतावनी दी गई, उनको वापस जेल में लाने की बात कही गई और उनके जहाँ इंचार्ज थे उनको भी थोड़ा सख्त किया गया। तो अब ये समस्या लगभग मिटने को है, लेकिन फिर भी इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो वो बंदी थे जिन्होंने जमानत भरवा ली और फिर भी रुके हुए हैं, एक ये बंदी थे जिनकी अभी जमानतें नहीं भरी हैं। तो अब ज़्यादातर वही बंदी रुके हुए हैं जिनकी जमानतें नहीं भरी, बाकी जिन्होंने जमानत भरवा ली हैं वो लगभग सभी बंदे निकल गए हैं। नीम का थाना में आयकर विभाग के छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग ने सीकर जिले के नीम का थाना और दिल्ली में वीनस फुटवेयर कंपनी और माइनिंग कारोबारियों से जुड़े 55 ठिकानों पर छापे मारे हैं। दीवान ग्रुप ऑफ कंपनीज, गोयल ग्रुप और मोदी ग्रुप के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। वीनस फुटवेयर कंपनी से जुड़े राजकुमार अग्रवाल, सुभाष चंद्र बांका और त्रिलोक दीवान के घर, दफ्तर और गोदामों पर छापे की कार्रवाई चल रही है। आयकर विभाग के इस कार्रवाई में अब तक करोड़ों रुपए की अघोषित ज्वेलरी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की अघोषित कैश, 8 से ज्यादा अघोषित लॉकर्स सामने आ चुके हैं। आयकर सूत्रों के मुताबिक छापे की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा हो सकता है। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में लोगों ने एक हाईटेक चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए इसके बारे में एक कारनामे से बाजार में उस वक्त हंगामा मचा जब एक दुकानदार के कबाड़ को उसने 12 किलो प्लास्टिक को 2.5 किलो बता दिया। तौलने के बाद व्यापारी को शक हुआ वजन कम है, जिसके बाद व्यापारी ने चोर के कारनामे का खुलासा किया, उसकी जमकर पिटाई की। दरअसल ये कबाड़ी रिमोट से कांटे की वजन को कम और ज्यादा करता था। अगर आपके घर पर कबाड़ी आता है और वो माल तोलता है तो सावधान रहिएगा, कहीं वो रिमोट से आपके कबाड़शुदा सामान को आधा तो नहीं बता रहा है। एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला आज झोटवाड़ा इलाके में सामने आया, जहां पर इस कबाड़ी को पकड़ा लोगों ने रंगे हाथ। वजन देखिएगा, मेरा वजन 96 किलो है, लेकिन ये जो कांटा है जो ये कबाड़ी लेकर गया था वो 48 किलो वजन बता रहा है। जब नाथूराम कुमावत की दुकान पर ये शख्स आया और जब इसने सामान तुलवाया तो वजन आधा देख करके दंग रह गए। हुआ क्या भाई साहब? भाई साहब इन्होंने क्या 10-12 किलो प्लास्टिक थी, तो 10-12 किलो प्लास्टिक को 2.5 किलो कर दिया इसने। तो मैं चंबा रह गया, 2.5 किलो कैसे हो सकती है ये प्लास्टिक? तो जब ये हाथ जेब में हाथ दिया इसने तो मैं समझ गया कि हाँ इसके पास कुछ ना कुछ है। तो मैंने इसको जब पकड़ा तो ये बोला भाई साहब आप जो कहोगे उस भाव ले लूंगा, जो कहोगे उतना वजन कर दूंगा, लेकिन मेरे को छोड़ दो। मैंने कहा तेरे को नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं तो पब्लिक को बुला करके शो करूंगा और फिर वो पब्लिक करेगी, वही फाइनल होएगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मैंने पब्लिक को बुला लिया। अब पब्लिक चाहे इसको छोड़े, पब्लिक चाहे इसको पुलिस के हवाले करें, पब्लिक चाहे इसको जो कुछ करें। तो पुलिस को बुलाया जा रहा है यहाँ पर। ये बताइएगा, ये जो तकनीक है, ये रिमोट है, इससे वजन आधा रह जाता है और अगर बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर आधे का भी आधा कर दिया जाता है। अच्छा ये बताओ इसको चलाते कैसे हो आप? बताओ। चला के बताओ। हाँ बताओ। और ये कहाँ से लेके आए थे? ऐसा कांटा आप कहाँ से लेके आए थे बताइए? मेरे को पता नहीं, एक कबाड़ी वाला दिया था, वो कबाड़ी वाला नहीं आ रहा ही नहीं वो। अच्छा ये लाए कहाँ से आप और किसके लिए काम करते हो आप? कबाड़ी के लिए करते हैं हम, कबाड़ी को माल देते हैं बस। कितने साल हो गए करते हुए काम? कांटे लिए हैं पैसे के,
पैसे का दुआ है कबाड़ी। अच्छा, कितने दिन हो गए ये काम करते हुए आपको? 5-6 महीने। 5-6 महीने। तो रोज कितना टाका लगा देते हो लोगों के? अंकल जी माल मिलने के लिए है वो तो 400-500 रुपये रोज कमाते हैं। लोगों को बेवकूफ़ तो बना ही देते हो ना। अब अंकल जी ईमानदारी से भी देते हैं देने वाले। आप देख लेते हो कि आप जिसके यहाँ से माल खरीद रहे हो वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है, ना समझे तो पूरा उड़ा दोगे यूँ? नहीं अंकल जी नहीं उठाते इतना। ये कोई बड़ा गिरोह हो सकता है। आज पहला मामला सामने आया इस तरह का, लेकिन लोग देख करके दंग हैं कि लोगों की आंखों में किस तरह से धूल झोंक करके और वजन को आधा किया जा रहा है। यहाँ पर अब पुलिस बुलाई जा रही है। जल्द ये शख्स अब सलाखों के पीछे होगा। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर के एक स्कूल ने अपना वादा निभाते हुए स्कूल टॉपर को चमचमाती कार गिफ्ट में दी है। स्मार्ट किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा अंजू कंवर को 10वीं में 95% से अधिक अंक मिले, तो स्कूल प्रबंधन ने उसको कार गिफ्ट दी। स्कूल के डायरेक्टर हनुमंत सिंह ने 15 अगस्त 2018 को ऐलान किया था कि 10वीं और 12वीं में जो भी विद्यार्थी 95% से अधिक अंक लाएगा उसको कार इनाम में दी जाएगी। अंजू कंवर IIT करना चाहती हैं, उसके बाद उनका सपना IAS बनने का है। अंजू कंवर के पिता होमगार्ड हैं। संवाददाता बाबूलाल धायल ने अंजू और उसके प्रिंसिपल हनुमंत सिंह से खास बातचीत की। पढ़ाई करिए और किस तरह से आज आप इस मुकाम पर पहुंचे? मैं अच्छे परसेंटेज लाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम पूरे दिन पढ़ें। ज़रूरी ये होता है कि जो टीचर पढ़ाए हम उसे जाके घर पे रिवाइज़ करें और जो भी कोई प्रॉब्लम हो अगले दिन आके टीचर से क्लियर करें। मैं इसके लिए मेहनत की। मैंने सोचा कि हाँ मुझे कार अचीव करनी है और टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, मधु मैडम का, सर का, सबका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। और मैंने ना इसके लिए सिर्फ जो टीचर पढ़ाते हैं उसको घर जाके रिवाइज़ किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि आगे क्या बनना है, क्या तय किया है, सपने क्या हैं आपके भविष्य के? मेरा सपना है कि मैं चाहती हूँ कि मैं आगे IAS की तैयारी करूँ और मैं IIT क्लियर करके IAS बनना चाहती हूँ। घर में पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, साधारण नौकरी करते हैं, किस तरह से सहयोग किया उन्होंने और घर के साथ स्कूल ने किस तरह से मोटिवेट किया आपको? मेरे पापा मम्मी ज़्यादा पढ़े हुए नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि बेटा तुम्हें उतनी मेहनत करनी चाहिए जितने तुम कर सकती हो। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया, लेकिन उनको देखकर मुझे ऐसे लगता था कि हाँ मुझे करना चाहिए, मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और स्कूल प्रशासन ने मेरी इसमें बहुत हेल्प की। हमारे साथ इस संस्था के जो संचालक है हनुमंत सिंह जी, वो मौजूद हैं। हनुमंत जी, क्या खास था इस बच्ची में जिसकी वजह से ये इतना बड़ा स्कोर कर पाई और किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? टीचर से बात होती थी, सभी टीचर्स इस बच्चे को लेके उत्साहित थे। सभी का कहना ये था कि ये बच्ची कुछ कर सकती है। तो पिछले साल 15 अगस्त को मैंने जो 15 अगस्त का हमारा फंक्शन था उसमें घोषणा की थी कि जो बच्चा इसमें 12th हो चाहे 10th क्लास हो, उसमें यदि 95% से ऊपर अचीव करता है तो हम उसको गिफ्ट में कार देंगे। और वहीं से इस बच्ची के पेरेंट्स को भी ये बात बताई गई, बच्ची को भी बार बार में ये याद दिलाते रहे हम कि तुम्हें अचीव करना है। तो उसने 12th और 10th के बच्चों में लगभग 70 स्टूडेंट्स थे हमारे, उनमें से इस बच्चे ने ये करके दिखाया। अच्छा, अब आगे भविष्य में किस तरह से आप इसके करियर बिल्डिंग में योगदान करेंगे और किस तरह से प्लान किया है ताकि ये और आगे ऊंचाइयां छुए? हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाएं। इसके लिए अभी हमने इस साल ये अनाउंस किया है कि 10 स्कूटीज़ देंगे हम। और ये बच्ची या कोई भी बच्चा IIT में यदि किसी का सिलेक्शन होता है, टॉप 10 में आता है, तो हम उसके पूरा लगभग जो भी 10 लाख रुपए का खर्च आता है वो स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी। और जो बच्चे 90% से ऊपर ला करके यहाँ दूसरी स्कूल के भी या यहाँ पढ़ रहे हुए बच्चे 90% से ऊपर लाएंगे तो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। एक सक्सेस हज़ारों बच्चों को प्रेरणा देती है। जब ये बच्ची प्रेरणा स्रोत बन गई है तो इसको देख करके अब बच्चे ये टारगेट लेंगे कि 90% तक तो स्कूल में आते थे, लेकिन अब 95% अंजू ने क्रॉस कर दिया है तो हमें भी 95 से ऊपर ही लाने हैं। तो टारगेट बड़ा हो गया है और प्रेरणा भी बन गई है, तो डेफिनेटली बच्चे प्रोत्साहित होंगे इससे। थैंक यू। तो ये थे स्कूल के संचालक। अंजू के लिए महज एक शुरुआत है, असली सपनों की उड़ान अभी बाकी है।
कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर से खबर है, एसएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध का एक अनोखा तरीका आज अपनाया है। पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम है उससे वो आक्रोशित हैं और वहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में यहाँ के भी चिकित्सक आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हेलमेट और काली पट्टी बांधकर उन्होंने विरोध जताया। ओपीडी में आज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इस तरीके से विरोध जताया। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। हेलमेट भी पहना, जो कि सड़क पर टू व्हीलर चलाते वक्त सुरक्षा की गारंटी मानी जाती है। ये हेलमेट पहना और वहाँ पर काली पट्टी बांधकर इस अनोखे तरीके से अपनी बात रखी। हम बात कर लेते हैं जेईई एडवांस्ड के रिजल्ट की। आज जेईई एडवांस्ड परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। आईआईटी रुड़की की ओर से आयोजित जेईई एडवांस्ड 2019 परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के कार्तिकेय ने पहली रैंक हासिल की है, जो कि कोटा के एलन कोचिंग से पढ़ाई कर रहा था। वहीं इस बार के परिणाम में 6वीं, 7वीं और 11वीं रैंक पर भी एलन कोचिंग के छात्रों का ही कब्जा रहा। परिणाम के बाद कार्तिकेय के साथियों ने जमकर पटाखे फोड़े और खुशियां मनाई। नतीजे बढ़िया हैं और आगे भी नतीजे अच्छे आते रहेंगे। 31 साल हो गए मुझे एलन खोले हुए, तो 2 बच्चों से स्टार्ट किया था। जिस तरह से लग रहा है माहौल, इस साल 1 लाख से ज़्यादा बच्चे कोटा में एलन पर पढ़ेंगे, तो आगे से आगे रिजल्ट आना ही तय है। ठीक है, फर्स्ट रैंक आती है, 5th आती है, 4th आती है, ये सब चीज़ें वेरी करती रहेंगी। जैसे 2-3 साल पहले फर्स्ट रैंक आई थी, उसके बाद अब आई है, तो ये होता रहेगा, क्योंकि टॉप रैंक जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। लेकिन 100 के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, ये पूरी उम्मीद है इस साल। टॉप में फर्स्ट रैंक है, 6th रैंक है, 7th रैंक है, फिर 11th रैंक है, और आगे की रैंक्स में भी पता चलेगी। और अब आपको दिखाते हैं रिजल्ट के बाद छात्रों की ओर से मनाई गई जश्न की 3 तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में एलन कोचिंग के स्टूडेंट्स और अन्य स्टूडेंट्स भी, जो कि आज परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे, नाचते हुए अपनी खुशियों का इजहार कर रहे थे। वहीं कार्तिकेय की सफलता से भी, अपने साथी की सफलता से भी वो बेहद उत्साहित थे। उसके पोस्टर्स लेकर उन्होंने अपनी खुशियों का इजहार किया और जैसा कि रिवाज है, जश्न में आतिशबाजी तो होती ही है। तीसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चलिए बढ़ते आगे। प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा एम्स 2019 में एक बार फिर बीकानेर के सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बाजी मारी है। इंस्टीट्यूट ने कुल 23 सिलेक्शन दिए हैं। इनमें से 6 विद्यार्थियों ने टॉप 1000 में जगह बनाई है। सर्वश्रेष्ठ परिणाम के रूप में नेहा खत्री ने पूरे भारत में 325वां स्थान, जबकि अमित बीठू ने 479वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पूरे साल सफल मेहनत की उसकी सफलता मिली है, और इसका क्रेडिट सारा सिंथेसिस और उसके टीचर्स टेस्ट सीरीज़ को देना चाहूँगा मैं। सिंथेसिस में टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है और सारे जो भी डाउट्स होते हैं वो प्रॉब्लम डेस्क में अलग से क्लियर कर सकते हैं। और टीचर्स कई बार हम पूछते थे 9-9:30 बजे तक भी कई बार बैठे रहते थे टीचर्स। रिजल्ट एम्स का बीकानेर के इतिहास का ऐतिहासिक परिणाम है। जहां आज 2012 में शुरुआत हुई थी 3 सिलेक्शन से, इनकी संख्या बढ़कर के 23 हो चुकी है। पिछले साल यहां से 11 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, 23 हो गए, यानी ठीक दुगने। ये एक ऐतिहासिक परिणाम है। ये परिणाम है सिंथेसिस के एक प्रयास का, जिसमें हम केवल एम्स की टेस्ट सीरीज प्रत्येक माइनर के साथ में लेते हैं। चित्तौड़गढ़ में ट्रैफिक पुलिस ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मचा। बता दें, व्यापारियों ने बाजार के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते आवाजाही में काफी दिक्कतें होती हैं। जयपुर के किशनपुर बाजार में एक कपड़ों की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मची। सूचना पर 5 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, जिन्होंने आग पर काबू पाया।
जानकारी पर लोगों में आक्रोश के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ में गांधीनगर के एक मोहल्ले में आज अफरा तफरी मची जब घर में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई। लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। लोगों ने जलते हुए सिलेंडर को खुले में गड्ढे में फेंक दिया। इधर सूचना पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची, जिसकी सहायता से टंकी में लगी आग पर काबू पा लिया गया। इधर कोटा में सुबह तलवंडी इलाके में एक भवन में संचालित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में भीषण आग लग गई। 5 दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बैंक में रखा कुछ रिकॉर्ड, फर्नीचर, मशीनें जलकर खाक हो गई। गनीमत रही लॉकर्स में रखा करोड़ों रुपए का कैश सुरक्षित बच गया। हालांकि बैंक के बाहर लगा एटीएम पूरी तरह जल चुका है, उसमें डाले गए सारे नोट भी जल चुके हैं। 300 लॉकर हैं। हाँ, सारे सेफ हैं, लॉकर सेफ हैं, कैश सेफ। एटीएम में कितना पैसा होगा? एटीएम में कल ही 15 लाख रुपए डाला था, अब उसमें कितना बाहर हुआ है ये मतलब अभी भी रिपोर्ट आना बाकी है। नहीं, सर्वर में भी कोई ऐसा वो नहीं, लेकिन अब ये चेक कंप्यूटर वगैरह, प्लास्टिक का एसी वगैरह सब खत्म हो गए। आकलन किया जाएगा? हाँ, इसका सर्वेयर को बुलाया जाएगा, आंकलन किया जाएगा। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आग का टाइम सुबह 5:15 बजे, 5 से 5:15 बजे का रहा होगा। तो जैसे हमें पता चला, हमारा पूरा स्टाफ यहाँ पहुँच गया है, तो आग के कारणों का जो आकलन है वो किया जा रहा है। तो शीघ्र ही हमें ये मतलब पता चल जाएगा कि कैसा है। बाकी उपभोक्ताओं के लिए हमारा ये अनुरोध है कि वो हमारी पास की शाखाएं जैसे दादाबाड़ी, राजीव गांधी नगर या दूसरी किसी भी शाखा में वो अपना जो बैंकिंग कर सकते हैं, और इसको रीस्टोर होने में तकरीबन 1 सप्ताह का वक्त लगेगा। बाकी जो हम लोगों ने देखा है तो जो ग्राहकों के लॉकर और कैश वो सब सेफ है, तो किसी भी ग्राहक को कोई भी चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्ड, बैंक का रिकॉर्ड, दस्तावेज, वाउचर वो सब सेफ है। टोंक में बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में एक पुलिस वाले को हल्की चोटें आई हैं। मौके से सभी माफिया फरार हो गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। नाम बता देगा आपका? अवैध बजरी खनन की रोकथाम व परिवहन को रोकने के लिए सायंकालीन गश्त में गए थे, जहां सूचना मिली कि कीरों की झोंपड़ियां बनास नदी में कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियां बजरी से भरे जा रहे हैं। आदि सूचना पर जीप जाप्ता के रवाना होकर कीरों की झोंपड़ियां पहुंचे, जहां बनास नदी की तरफ से एक ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर को तेज गति से भगा कर लाया। वे जानबूझकर पुलिस की गाड़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस पर श्रीमान सीओ साहब मैं भी मौके पे गए थे। वह ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। क्षतिग्रस्त वाहनों को थाने पर लाके खड़े करवाएं। दौसा अस्पताल में आज भी अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। चिकित्सा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव की विजिट के बाद आज कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक बार फिर अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। पिछले 10 दिन से ऑपरेशन थिएटर बंद है। शौचालयों में अभी भी न तो पानी है, न ही सफाई हो रही है। वहीं अस्पताल के मरीजों ने शिकायत की है कि डॉक्टर्स कारण बताए बिना ही जयपुर रेफर कर रहे हैं। सोनोग्राफी के बारे में ये कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आई हैं कि उनको काफ़ी दिनों से वेट करना पड़ रहा है। हमने पता किया है तो यहाँ पे मशीन एक ही है, जिसकी वजह से मेन दिक्कत यही आ रही है कि मशीन की कमी है। एक मशीन है और उसमें कितना लोड वो ले पाते हैं, क्योंकि सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी काफ़ी डिटेल में बनती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ज़रूरतमंद पेशेंट को हम लोग वेट करवाएं। तो हमने ये बोला है सभी डॉक्टर्स जो हैं जो सोनोग्राफी रेफ़र करें उसमें वो इसमें ये मेंशन करेंगे, अगर उसमें इमरजेंसी केस है, अर्जेंटली होनी चाहिए तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। वर्तमान में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सोनोग्राफी को प्रायोरिटी दी जा रही है। इसके अलावा जो इमरजेंसी केस है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। राजसमंद में आमेठ के मुक्तिधाम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मुक्तिधाम में टीन शेड न होने की वजह से बारिश के मौसम में अंतिम संस्कार में दिक्कतें आती हैं।
शमशान में जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टीन शेड नहीं है और कई बार प्रशासन को भी अवगत कराया है और आनंदी पटेल का जो रात्रि चौपाल हुई उसमें भी बताया है, मगर उसका कोई व्यवस्था ऑप्शन नहीं दिया। इस घटना में जो भी मुर्दा पूरा गीला हो चुका था और शमशान में लेके लकड़ियाँ पूरी गीली हो गई थी और जलाने के लिए हमारे पास में कोई साधन नहीं बचा था, तो हमने टायर जलाकर टायर और घी और शक्कर डाल के उसको चिता को जलाया। और चलिए अब मिलवाते हैं राजस्थान के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के गूगल बॉय से, जो कि कोटा में रहते हैं। इनकी उम्र महज 12 साल है और नाम स्वास्तिक सिंह। जिस उम्र में बच्चों को गणित के पहाड़े ठीक से याद नहीं होते, उस उम्र में सात्विक को क्रिकेट वर्ल्ड कप की सारी हिस्ट्री याद है। जी हाँ, पहले आईसीसी वर्ल्ड कप से लेकर इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे वर्तमान वर्ल्ड कप से जुड़ी हर तथ्य सात्विक को मुंह जुबानी याद है। लाइन मैदान में पुलिस जवानों की संपर्क सभा आयोजित हुई, जहां पहुंचे डीजीपी कपिल गर्ग ने सभी पुलिस के जवानों से कार्यशैली को लेकर बात की। साथ ही अपने जवानों को संबोधित करते हुए कहा, हमें राजस्थान पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने का लक्ष्य लेकर चलना है। साथ ही कहा, हमें चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। संपर्क सभा हमारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम अपने विभाग के जो कनिष्ठतम अधिकारी है, कांस्टेबल, उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें हम उन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं, नागरिकगण की क्या अपेक्षाएं हैं और वो कैसे उन्हें पूरा कर सकते हैं। और दूसरा इसका हिस्सा वो है जो हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी कुछ समस्याएं जिनका हम हल कर सकें या सरकार से हम उनसे अनुरोध कर सकेंगे हमारे लोगों की ये समस्याएं जिनका हल आवश्यक है। मूलतः हम जो चाह रहे हैं अभी उनसे वो ये चाह रहे हैं कि वो अपना जो कौशल है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, उसमें ध्यान दें, उसे बढ़ाएं। कहीं कमी है तो वो हम दूर करेंगे प्रशिक्षण के दौरान। और एक जज्बा दिखाएं, अपना कमिटमेंट दिखाएं, अपना 100% अपने जहाँ भी वो लगे हुए हैं, जो भी वो जॉब कर रहे हैं, थाने में है, लाइन में है, ट्रैफिक में है, ऑफिस में है, जहाँ भी हैं, वो आरएसी में है, तो अपना सर्वश्रेष्ठ दें, बेस्ट। आपने सुना होगा राजस्थान पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने का एक राज्य सरकार का भी आह्वान है और हमारा भी एक स्वप्न है कि ये राजस्थान पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस के रूप में जानी जाए। बहुत लंबा सफ़र है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत करने का प्रयास है। ये बजरी एक समस्या है, हम सब जानते हैं, लोगों की उसकी आवश्यकता है और वैध तरीके से बजरी का खनन अभी बंद है। तो ये एक ऐसा गैप है जो इस माफिया को पनपा रहा है और मेरे को ये स्वीकार करने में बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं है कि सरकारी तंत्र में जिसका हम भी हिस्सा हैं, कई बार लोग उनका सहयोग कर देते हैं। हमारा प्रयास ये है कोई सहयोग करने वाला मिलेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे निर्देश हैं कि आप इनके साथ मिलीभगत न रखें, 100% पालना हो, वो आदर्श स्थिति होगी। कमियां हम में हैं, पहले भी थी। निरंतर प्रयास ये है कि हम अपनी कमी को ढूंढें, उसमें सुधार करें और कमी की गुंजाइश कम से कम छोड़ें। किसानों को राहत देने के लिए पिछली बीजेपी सरकार ने जो कर्ज माफी योजना लागू की थी, उसमें भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हो रहे हैं। कागजों पर कर्ज माफ हुआ, सरकारी कर्मचारियों की जेबें भरी। कर्ज माफी में करप्शन, जांच में उजागर हुआ भ्रष्टाचार, किसानों के नाम पर खजाने की लूट, पिछली बीजेपी सरकार का मामला। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पिछली बीजेपी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन इस योजना से किसानों को राहत मिली या ना मिली, सरकारी कर्मचारियों के वारे न्यारे जरूर हो गए।
बड़े स्तर पर मिली करप्शन की शिकायतों के बाद सहकारिता विभाग ने जब जांच करवाई तो न सिर्फ भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए बल्कि चौंकाने वाली बातें सामने आई। कई जगहों पर तो वैसे किसानों का कर्ज माफ हो गया जिन्होंने कर्ज लिया ही नहीं। वहीं कई मामलों में किसानों ने जितना कर्ज लिया था उससे ज्यादा की कर्ज माफी कर दी गई। इतना ही नहीं, कई मामले तो ऐसे भी सामने आए जहां मृतक किसानों के नाम से कर्ज दिखाकर उसे माफ कर दिया गया। इसके अलावा वैसे लोगों के भी कर्ज माफ किए गए जो योजना के दायरे में नहीं आते थे। हद तो तब हो गई जब सरकारी कर्मचारियों के नाम कर्ज दिखाकर उसे माफ कर दिया गया। वहीं कई जगहों पर उन किसानों को भी योजना में दर्शा दिया गया जिन्होंने पहले ही कर्ज चुका दिया था, और कई जगहों पर पात्र किसान इस कर्ज माफी के लाभ से वंचित रह गए। कर्ज माफी में डूंगरपुर, भरतपुर, कई जगह पर ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि उसमें 3-4 तरह की शिकायतें थी कि लोन हमने लिया ही नहीं और माफ़ हो गया, लोन कम लिया ज़्यादा माफ़ हो गया, जो व्यक्ति मर गया उसका माफ़ हो गया, जो चला गया छोड़ करके उसका माफ़ हो गया। जांच रिपोर्ट्स में कहा गया कि व्यवस्थापक, ऋण पर्यवेक्षक और शाखा प्रबंधकों के स्तर पर जमकर मिलीभगत का खेल हुआ। कई जिलों में तो जांच अभी चल रही है। अभी भी कई जगह प्रक्रियाधीन है। संपूर्ण जांच में टाइम 2-3 महीने लगते हैं। प्रथम दृष्टिया जहां गड़बड़ियां पकड़ी गई उन पर हमने लार्ज लेवल पर एक्शंस लिए हैं, और अभी भी कहीं गड़बड़ी और सामने आएगी तो किसी भी सूरत में दोषी कार्मिक को नहीं बख्शा जाएगा। सहकारिता विभाग ने इस करप्शन पर एक्शन भी शुरू कर दिया है। अनियमितताओं के दोषी करीब 2 दर्जन कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है, तो कई समितियों के वित्तीय लेन देन पर रोक भी लगाई गई है। भ्रष्टाचार के इस खेल में भय की गुंजाइश कतई नहीं थी, और जिसने चाहा जब चाहा बहती गंगा में अपनी डुबकी लगाई। बहरहाल अब सहकारिता विभाग का दोषियों पर एक्शन शुरू हो चुका है, और भ्रष्टाचार के आरोपी करीब 2 दर्जन कर्मचारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। कैमरामैन अमनदीप के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर।